औरत हमेशा से अपने शोहर की मोहब्बत की तलबगार नहीं होती, लेकिन शोहर की मोहब्बत हर औरत को नसीब नहीं होती। यही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं अपने शोहर की एक नज़र देखने को तरसती थी। मैं उसके लिए पलकें बिछाए बैठी रहती और वो जालिम एक नज़र भी मुझे उठाकर ना देखता। लेकिन फिर एक सुबह ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। मेरी बदबख्ती की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब अब्बा ने अपने आखिरी वक्त में कामरान का नाम लिया था। कामरान अब्बा का मुंह बोला बेटा था। अब्बा जान अपने अच्छे दिनों में एक अच्छा खासा कारोबार चला रही थी। उन पर आसूदगी के दिन थे और उन्होंने कामरान को अपना बेटा बनाकर लाया था। बाद में जब कामरान बड़े हुए आला तालीम के लिए लंदन चले गए, कुछ अरसे बाद यहाँ हमारे हालात ख़राब हो। कामरान ने वहाँ जाकर अब्बा की खबर ना ली, जबकि अब्बा के दिल में कामरान की याद आज भी पहले की तरह ताज़ा थी। वो उन्हें अपना फर्माबरदार और मेहनती बेटा समझते थे। जब अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब हुई और जब ज़िंदगी की उम्मीद बाकी न रही तो उन्होंने कामरान का नाम लिया। तो मैं कामरान को तकरीबन भूल ही चुकी थी। शायद उस वक्त 10 साल की होंगी जब वो इस घर से गए थे। अगरचे अब्बा कामरान को फ़ोन करना छोड़ चुके थे, लेकिन उस दिन अपनी तबीयत के पेश नज़र उन्होंने कामरान को कॉल करने का कहा। खुशकिस्मती से कामरान ने कॉल उठा ली। उनका लहजा सरल था। मैंने इन्हें अब्बा की बीमारी का बताया तो उनका दिल पसीज गया। अगले ही दिन की फ़्लाइट से वो पाकिस्तान वापस आ गए। एयरपोर्ट पर आकर उन्होंने पाकिस्तान वाले नंबर से मुझे कॉल किया और अहवाल पूछा। मैंने कह दिया अब्बा फलां अस्पताल में दाखिल है। वो दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचे। उस वक्त अब्बा की सांसें उखड़ चुकी थी। उन्होंने जाते जाते सिर्फ कामरान से इतना कहा, बेटा मेरी बेटी माँ रुख का ख्याल रखना, उसे अकेला न छोड़ना, तुम उससे निकाह कर लेना। मगर अब्बा इस बात से बेखबर थे कि कामरान पहले शादी कर चुका था। अब्बा तो ये कहकर इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मेरी ज़िंदगी अजाब बनकर रह गई। कफन दफन से फारग होकर कामरान ने कहा लाहौर चलना है। तो मैं उदास हो गई। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। अब्बा ने आपसे मेरे निकाह का वादा लिया है, आपको मुझसे निकाह करना होगा, वरना बगैर निकाह के मैं किस रिश्ते से आपके साथ जाऊं। वो सोच में पड़ गए। पढ़ते भी क्यों ना, वो पहले से शादीशुदा 2 बच्चों के बाप थे। ये बात वो मुझे बता चुके थे, मगर मैं चुप रही क्योंकि अब मेरा इस दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं था। ऐसे में उनकी ज़िंदगी में मेरा आना कोई आसान बात नहीं थी। खैर अब्बा की वसीयत का मान रखना था। वैसे ही मुझे इतनी जल्दी शादी कौन करता। मैं कामरान को हमेशा से भाई समझती थी, तो इन्हें शोहर के रूप में कबूल करना मेरे लिए भी आसान नहीं था। कामरान ने चंद गवाह बुलाए और उनकी मौजूदगी में मुझे अपने निकाह में ले लिया। मैं उनके साथ लाहौर आ गई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक 25 साला खूबरू औरत ने दरवाज़ा खोला। ये औरत कोई और नहीं बल्कि कामरान की पहली बीवी थी और मैं इस बारे में जानती थी। कामरान के बच्चे इससे लिपट गए जबकि उसकी बीवी ने मेरा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। शायद वो अभी तक हमारे रिश्ते की हकीकत से वाकिफ नहीं थी। उसने पूछा ये कौन है? तो कामरान ने कहा ये खान बाबा की बेटी है। खान बाबा ने मुझे बच्चों की तरह पाला है, बिल्कुल अपने बेटों की तरह। अब उनका इंतकाल हो गया तो उनकी बेटी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे यहाँ ले आया हूँ। कहते हैं एहसान का बदला हमेशा चुकाना चाहिए। उन्होंने फलसफियाना अंदाज में कहा तो उनकी बेगम मुतासर हो गई। वो भी गाँव की सादा औरत थी। मुझे अपने कमरे में ले गई, मगर यहाँ कर मुझे एहसास हुआ कि बेनाम रिश्ते कितने दुख देते हैं। मैं कामरान की बीवी थी, लेकिन मुझे अलग कमरा दिया गया। कामरान की बीवी अगरचे खुश अखलाक थी, मगर वो मेरी हकीकत से नावाकिफ थी। हम यहाँ आकर अजनबी बन गए। वो मुझसे कोई बात नहीं करते थे। मैं दिन रात उनका इंतज़ार करती रहती, मगर वो मेरे कमरे में ना आते। इन्हें अपनी पहली बीवी के नाराज़ होने का डर था, इसीलिए वो मुझे नज़रअंदाज करते थे। मैं उनके रवैये से दुखी सी हो जाती, मगर क्या कर सकती थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने उनका दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश की। सुबह उठते ही काम काज में लग जाती। कामरान सामने होते तो उनके लिए नाश्ता बनाती, जबकि राफिया की नज़र में मैं एक खादमा थी। उसे क्या मालूम कि मैं अपने शोहर का दिल जीतना चाहती हूँ। एक दिन खुशकिस्मती से राफिया सो रही थी। कामरान जल्दी उठे तो मैं भी उठ गई। मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन गई तो वो भी मेरे पीछे आ गए और सख्त आवाज़ में बोले ये ड्रामा करके तुम मुझे मुतासर नहीं कर सकती। मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें इस घर में जगह दी है, इसी को काफ़ी समझो, इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। इनकी इस बात पर मुझे शदीद एहसास से तौहीन हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा अपना शौहर मुझे इतना कमतर महसूस करवाएगा। मैं अपने नसीब पर आंसू बहाती रही। उस दिन के बाद मैंने नाश्ता बनाना छोड़ दिया। अगर राफिया के कहने पर बना भी लेती तो खुद देने न जाती, उसके हाथ में दे देती। राफिया मेरी इस शराफत की दीवानी हो गई। शायद वो समझ बैठी कि मुझे उसके शोहर से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन एक दिन उसका भरम भी टूट गया। हुआ यूं कि राफिया अपने बच्चों के साथ बाजार गई हुई थी। मैं घर में अकेली थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कामरान खड़े थे।
इन्हें देखकर मैं घबरा गई और जल्दी से अपने कमरे में आकर बैठ गई। वो शायद कोई फाइल ढूंढने आए थे, गलती से मेरे कमरे में आ गए और मुझसे हाल चाल पूछने लगे। मेरे लिए ये लम्हा किसी ख्वाब से कम न था। मैंने मुख्तसर जवाब दिया। तभी दरवाजे से झांकती आंखों पर मेरी नज़र पड़ी। ये शकीला खाला थी, जिनका काम बातें फैलाना था। उन्होंने हमें बातें करते देख लिया। हालांकि मैं उनकी बीवी थी, मगर उन्हें क्या मालूम शाम को राफिया वापस आई तो खाला ने बढ़ा चढ़ा कर बताया कि मैं उसके शोहर पर डोरे डाल रही हूँ। ये सुनकर राफिया गुस्से में आ गई, मुझे बालों से पकड़कर बाहर ले आई। मेरा शोर सुनकर कामरान आ गई, मगर वो खामोश खड़े रहे। उन्होंने मुझे अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया था, वो मेरा साथ क्या देते। मैं एक बार फिर अपने नसीब पर रो दी। उस दिन के बाद राफिया की नज़रें बदल गई। वो मुझे बद करदार समझने लगी, बात बात पर ताने देती, कहती तेरे जैसी लड़कियां ही दूसरों के घर बर्बाद करती हैं। अगर यही करना था तो पहले बताती, मैं तेरी शादी किसी नौकर से करवा देती। उसकी बातों ने मेरा दिल छिल निकाल दिया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, मगर वो कुछ समझने को तैयार ना थी। अगले दिन उसने मुझे चाय बनाने को कहा और मामूल से ज़्यादा कप बनाने का हुक्म दिया। फिर केक देकर बाहर बुलाया। मैं हैरान बाहर आई तो ड्राइंग रूम में कुछ औरतें और एक खूबरू लड़का बैठा था। वो मेरा रिश्ता लेने आए थे। मैं अंदर ही अंदर टूट गई कि एक शादी की होती हुई दूसरी कैसे हो सकती है, मगर वो लोग मुझे पसंद कर चुके थे। कुछ देर बाद मुझे कमरे में भेज देगा। शाम तक मैं बैठी रही। फिर खाला ने आकर बताया कि राफिया बुला रही। मैं गई तो उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा मुबारक हो। मिठाई मेरे तरफ बढ़ा दी। पूछा कि किस बात की मिठाई बाजी? मैंने अनजान बनकर पूछा। ज़्यादा मासूम मत बनो, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। वो खिलखिलाते हुए बोली मेरा रिश्ता? मगर मैं कुछ कहने वाली थी कि राफिया ने मुंह पर हाथ रखकर मुझे चुप करवा दिया। थोड़ी देर बाद कामरान भी आ गए। कामरान को भी राफिया ने इसी तरह मिठाई का डब्बा पेश किया। उन्होंने भी पूछा किस बात की मिठाई है। तब राफिया ने बताया कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया। ये सुनते ही कामरान का चेहरा सुर्ख हो गया। मर्द चाहे जितना भी बेपरवाह क्यों ना हो, वो गैरत के मामले में हमेशा सख्त होता है। जो औरत उसके नाकाम हो वो उसे अपनी मलकियत समझता है। कामरान का भी यही हाल था। अगरचे वो मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन मुझे खोने का एहसास भी मामूली ना था। तभी उनके चेहरे के तासरात बदल गए। उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं कामरान को अपना बना सकती हूँ। और शायद कामरान ने भी एक छोटी सी कोशिश ज़रूर की थी कि वो मुझे अपने कमरे से न निकाले। वो कोशिश उन्हें रिश्ते वालों को मुझसे बातिल करना थी। रिश्ते वालों को फ़ोन करके बताया गया कि मैं पहले से ही किसी के नाकाम हूँ। जब ये बात हमारे घर तक पहुँची तो जैसे कोहराम मच गया। राफिया ने आसमान सर पर उठा लिया, कहने लगी ना जाने ये किस तरह की लड़की है। अब तो मैं उसे एक पल अपने घर में नहीं रहने दूंगी। जिसके बारे में लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं उसका किरदार क्या होगा। ये सुन सुनकर मेरा दिल कट रहा था, मगर मैं क्या करती। मेरे पास अपने शोहर से तल्लक का कोई सबूत नहीं था। फिर क्या होना था। मेरी सौतन ने मुझे मार कर घर से निकाल दिया। कामरान इस मामले में खामोश रहे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर वो बोलेंगे तो उनका अपना घर बर्बाद होगा। मैं रोती हुई दरवाजे के बाहर बैठी थी कि दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने एक खूबसूरत गाड़ी खड़ी थी। ये गाड़ी शायद हमारे घर के अंदर पार्क होना चाहती थी। मैं अंदर जाकर दरवाज़ा खोल दिया। मैंने सोचा शायद राफिया का कोई रिश्तेदार होगा। गाड़ी रुकी, उसमें एक सेहतमंद खातून बरामद हुई। उन्होंने अपना नाम बख्तावर बताया और ख़ुद को कामरान की बहन जाहिर किया। मैंने आज तक कामरान की बहनों को नहीं देखा था। खैर मैं इन्हें अंदर ले आई। इन्हें देखकर कामरान और राफिया खुश हुए, लेकिन राफिया की खुशी मसनूई थी, क्योंकि उसे अपने नंद से कोई खास हमदर्दी नहीं थी। बहरहाल वो एक अच्छे घराने से, इसलिए राफिया उनकी दबी दबी रहती थी। थोड़ी देर बाद राफिया चाय लेने चली गई। ना जाने आज उसने मुझे क्यों नहीं कहा कि जाकर चाय बना कर लाओ। बहरहाल जब राफिया चाय बनाने गई तो बख्तावर ने मुझसे पूछा क्या बात है, तुम दरवाजे में बैठी क्यों रो रही थी। मैंने कुछ ना कहा। मेरी आंखों के आंसू ही मेरी कहानी बयान कर रहे थे। बख्तावर मेरे आंसू देखकर सब समझ गई। कुछ देर बाद राफिया चाय लेकर आ गई। मेरा ख्याल था कि वो अब नंद के सामने मेरा लिहाज करेगी, लेकिन उसने सबके सामने मुझे जलील करना शुरू कर दिया। कहने लगी गंदी औरत, तेरी वजह से मेरा शोहर घर से बाहर चला गया। तुझे क्या मिला मेरा घर बर्बाद करके। वो इस तरह चीख रही थी जैसे घर में कोई और मौजूद ही ना हो। उसका ये रवैया मुझे बहुत बुरा लगा। मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई। रात के वक्त मेरे कमरे पर आहट हुई। मैंने देखा तो बख्तावर आई थी। उनके चेहरे पर संजीदगी थी। मैंने पूछा कैसे आना हुआ। कहने लगी बेटी मुझे सब मालूम हो चुका है। तुम मेरे मोहसन की बेटी हो, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हम अपने मोहसन खान बाबा की बेटी के साथ ऐसा सलूक करेंगे। देखो तुमने अपनी क्या हालत बना ली। अगर तुम्हारे बाबा इस दुनिया से चले गए हैं तो हमें भी उसका बहुत दुख है, लेकिन अब तुम्हें खुद को संभालना होगा। उन्होंने मुझे तसल्ली दी, लेकिन वो मेरे चेहरे से समझ चुकी थी कि इस घर में रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है। शाम हुई तो उन्होंने राफिया से कहा कि अगर बुरा ना मानो तो इस बच्ची को कुछ दिन के लिए मेरे घर भेज दो। वहाँ काम भी हो जाएगा और मेरा दिल भी लगा रहेगा। राफिया तो पहले ही मुझे घर से निकालने के लिए तैयार बैठी थी। अगले दिन मैं बख्तावर के साथ उनके घर जा रही थी। जब मैं गाड़ी में बैठी
तो कामरान ने मुझे अफसरदा नज़रों से देखा, जैसे वो मुझे चाहते हो मगर इजहार न कर पा रहे हो। मगर अब मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती थी। मैं बख्तावर के साथ उनके घर आ गई। यहाँ आकर मुझे सुकून का एहसास हो। मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन मसाइल फिर भी थे। मैंने महसूस किया कि बख्तावर का देवर मुझे अच्छी नज़र से नहीं देखता। पहले ये सब छुपा हुआ था, लेकिन एक दिन जब बख्तावर घर से बाहर गई तो वो हाथ से बढ़ गया। उसने मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, जिस पर हमारी हाथापाई हो गई। लेकिन खुशकिस्मती से बख्तावर वापस आ गई। उन्होंने अपने देवर को रोक लिया। मैं उनके गले लग कर रोने लगी। उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी और कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो। वो समझ गई कि उनका देवर गलत है। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि मैं जहाँ महफूज हूँ और मुझे किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उनकी बातों से मुझे कुछ सुकून मिला, लेकिन शादी का खौफ अब भी मेरे दिल में था। एक दिन मैंने कामरान को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया और कहा कि तुम कैसे मर्द हो जिसकी बीवी दूसरों के घरों में अपनी इज्जत बचाती फिर रही है। कम अज़ कम अपने वायदे का ख्याल करो। मेरी बातों को उन पर असर हुआ और अगले ही दिन वो मुझे लेने आ गए। उन्होंने बख्तावर से कहा कि घर में काम ज़्यादा और वो मुझे वापस ले आए। जब मैं दोबारा उस घर में आई तो कुछ बदल चुका था। राफिया पहले की तरह गुस्सा नहीं करती थी। शायद उसे मेरी कमी महसूस हुई थी, लेकिन अब भी मैं अपने शोहर की मोहब्बत के लिए तरसती थी। मेरा दिल घुटन से भर जाता। मैंने अल्लाह से दुआ करना शुरू की। मुझे किसी ने बताया कि सूरह कौसर पढ़ने से मसाइल हल होते हैं। मैंने इसका विर्द शुरू कर दिया। एक दिन बारिश हो रही थी और न जाने कैसे कामरान मेरे कमरे में आ गए। मैं दुआ मांग रही थी, फिर किचन में जाकर उनके लिए चाय बनाने लगी। इस दौरान राफी भी आ गई और हमें साथ देकर गुस्से में आ गई। वो मुझ पर चिल्लाने लगी और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी तो कामरान बीच में आ गया और कहा कि बस बहुत हो गया, ये मेरी बीवी है और कहीं नहीं जाएगी। ये सुनकर राफिया हैरान रह गई। फिर कामरान ने मुझे अपने कमरे में ले गया और पहली बार मुझे उनकी मोहब्बत मिली। कुछ दिन बाद राफिया ने भी हालात से समझौता कर लिया। अब हम तीनों एक साथ रह रहे थे और कामरान हम दोनों के साथ इंसाफ करने की कोशिश करते थे। आज मैं खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। नाज़रीन, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।